रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर। हाँ, इसे कुछ लोग स्ट्रैटेजी का शाहकार कहते हैं। और कुछ समाज विरोधियों की गाइड बुक। आज हम इसी की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये किताब एक खतरनाक हथियार है या फिर इस बेरहम दुनिया में टिके रहने के लिए एक जरूरी गाइड। और ये सवाल ही इस किताब का सार है। अच्छा। हाँ, इसकी शुरुआत ही इस चेतावनी से होती है कि ये कोई अच्छे इंसान कैसे बने वाली गाइड नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया की सच्चाई का एक आईना है जिसमें दिखाया गया है कि शक्ति का खेल असल में कैसे खेला जाता है। अक्सर पर्दे के पीछे। हाँ, जहाँ नैतिकता के नियम लागू नहीं होते। ग्रीन का सेंट्रल आइडिया ये है कि पावर एक सोशल गेम है और इसे खेलने के कुछ नियम हैं, चाहे वो हमें पसंद आए या ना आए। और जो इन नियमों को नहीं जानता वो इसका शिकार बन जाता है अनजाने में। हाँ, तो ये एक तरह से सेल्फ डिफेंस की गाइड हुई कि अगर आपको खेल के नियम पता नहीं है तो आप हारेंगे ही। बिल्कुल। लेखक का तर्क है कि सिर्फ अच्छा बने रहने वाला इंसान उन लोगों के बीच बर्बाद हो जाएगा जो अच्छे नहीं हैं। इसलिए पावरफुल बनने के लिए ये जानना जरूरी है कि अच्छा ना होना कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। संक्षेप में कहें तो लोहे के हाथ पर मखमल का दस्ताना पहनना। लोहे के हाथ पर मखमल का दस्ताना, ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन इसका असली मतलब तो यही है कि आप क्रूरता को शिष्टाचार के पीछे छिपा रहे हैं। हाँ, काफी जोड़ तोड़ वाला नजरिया है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। किताब का पहला ही नियम आज के कॉर्पोरेट कल्चर के हिसाब से बहुत अजीब लगता है। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। हाँ। यानी अपने बॉस या सीनियर से कभी ज्यादा काबिल मत दिखो। हम तो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां काबिलियत को सबसे ऊपर रखा जाता है। यहीं पर किताब इंसानी फितरत की गहरी बात करती है। लोग ऊपर से भले ही कहें कि उन्हें काबिल लोग पसंद हैं, लेकिन कोई भी अपने नीचे काम करने वाले से असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहता। सही बात है। किताब में गैलीलियो का एक शानदार उदाहरण है। शुरुआत में गैलीलियो अपने संरक्षक मेडिसी परिवार को अपनी वैज्ञानिक खोजों से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी काबिलियत दिखा रहे थे। हाँ, पर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि वो अपने मास्टर को आउटशाइन कर रहे थे। एग्जैक्टली। फिर उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं की अपनी खोज को मेडिसी परिवार के नाम पर मेडिसी स्टार्स रख दिया। अच्छा। इस एक कदम ने मेडिसी परिवार को हमेशा के लिए सितारों से जोड़ दिया। उन्हें गैलीलियो की वैज्ञानिक काबिलियत से ज्यादा इस बात की परवाह थी कि उनका नाम और सम्मान बढ़े। और इसी एक कदम ने गैलीलियो को वो सब कुछ दिला दिया जो वो सालों से मांग रहा थे, पैसा, पद और सुरक्षा। तो उन्होंने अपनी काबिलियत को अपने मास्टर की शान बढ़ाने का जरिया बनाया, न कि खुद की। बिल्कुल। ये तो ऑफिस की राजनीति पर एक बहुत ही निराशावादी नजरिया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि काबिलियत से ज्यादा जरूरी बॉस के अहंकार को संभालना है। देखा जाए तो हाँ। क्या आज के दौर में जहां कंपनियां कहती हैं कि वो मेरिटोक्रेसी पर चलती हैं, ये नियम अब भी उतना ही सच है या फिर इसका रूप बदल गया है, जैसे लिंक्डइन पर जहां हर कोई अपना पर्सनल ब्रांड बनाने में लगा है? ये सवाल बहुत अच्छा है। रूप जरूर बदल गया है, लेकिन इंसानी फितरत वो वही है। आज शायद कोई सीधे तौर पर आपके काम से असुरक्षित ना हो, लेकिन वो आपके पर्सनल ब्रांड से, आपकी विजिबिलिटी से जरूर हो सकता है। अच्छा। अगर आपका जूनियर आपसे ज्यादा कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है या इंडस्ट्री में उसका नाम आपसे ज्यादा हो रहा है, तो असुरक्षा की भावना आज भी उतनी ही असली है। ये नियम आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बस इसका मैदान बदल गया है। ठीक है, तो अगर आप अपने बॉस के अहंकार को संभाल रहे हैं, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? लोगों की नजर में कैसे आएंगे? यहाँ पर एक और नियम है जो बिल्कुल उसके उलट लगता है। लॉ 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हाँ, यानी हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। ये दोनों नियम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहला नियम कहता है कि मास्टर्स से अटेंशन मत छीनो, और दूसरा नियम कहता है कि बाकी दुनिया से अटेंशन छीनो। बिल्कुल। इसके लिए थॉमस एडिसन का उदाहरण सबसे अच्छा है। एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक नहीं थे, वो एक शोमैन भी थे। हाँ, थे तो। वो अपने प्रतिद्वंदी निकोला टेस्ला से कहीं ज्यादा मशहूर थे। शायद इसलिए नहीं कि वो ज्यादा ब्रिलियंट थे, बल्कि इसलिए कि वो जानते थे कि पब्लिक अटेंशन कैसे खींचना है। हाँ, ये तो सच है कि एडिसन एक शोमैन थे, लेकिन क्या हम ये भी नहीं कह सकते कि टेस्ला की नाकामी का कारण सिर्फ पब्लिक अटेंशन की कमी नहीं थी? मतलब वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार पैसा जुटाने और उन्हें मैनेज करने में भी उतने सफल नहीं थे। तो क्या पावर का खेल सिर्फ शोबाजी का है, या इसमें एक तरह की
व्यावहारिक और वित्तीय क्रूरता भी शामिल है जो शायद टेस्ला में नहीं थी। बिल्कुल सही। पावर सिर्फ अटेंशन से नहीं आती। एडिसन ये समझते थे। वो जानबूझकर ऐसे आविष्कार करने की बातें करते थे जो उस समय नामुमकिन लगते थे, जैसे रोबोट। इससे वो हमेशा खबरों में रहते थे और खबरों में रहने से निवेशक आकर्षित होते थे। तो अटेंशन पैसे में बदल जाता था और पैसा पावर में। अच्छा। किताब का तर्क है कि नजरअंदाज किए जाने से बेहतर है कि आपकी आलोचना हो। किसी भी तरह की नोटोरिटी आपको एक पहचान देती है और गुमनामी में कोई पावर नहीं होती। ठीक है, तो अपनी इमेज को कंट्रोल करना एक बात है, लेकिन पावर का असली खेल तो तब शुरू होता है जब आपको दूसरे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। सही बात है। और यहीं पर ये किताब एक बहुत ही चौंकाने वाला और शायद कुछ लोगों के लिए परेशान करने वाला नियम सामने रखती है। ये दोस्ती के बारे में हमारी पूरी सोच पर ही सवाल उठाता है। लॉ 2 दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। ये नियम शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला नियम है। ऐसा क्यों? ये भावनाओं पर नहीं बल्कि इंसानी फितरत के एक गहरे सच पर आधारित है। किताब में बाइजेंटीन सम्राट माइकल III की कहानी है। हाँ। उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त बेसिलिस, जो कि एक अस्तबल का कर्मचारी था, को उठाकर अपना सबसे बड़ा सलाहकार बना दिया। माइकल ने उस पर दौलत और पावर की बारिश कर दी। और नतीजा उसी दोस्त ने एक दिन माइकल की हत्या करवा दी और खुद सम्राट बन गया। लेकिन ये तो एक बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण है। क्या किताब ये कह रही है कि हर दोस्ती मतलब ट्रांजैक्शनल होती है और उसमें धोखा मिलना तय है? नहीं। ये तो इंसानी रिश्तों पर बहुत ही सिनिक नजरिया है। आपकी बात सही है। ग्रीन यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप्स और इमोशनल फ्रेंडशिप्स के बीच फर्क कर रहे हैं। पावर के खेल में हर रिश्ता रणनीतिक बन जाता है और वहीं पर खतरा बढ़ जाता है। अच्छा। किताब कहती है कि दोस्तों को काम पर रखना इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो आसानी से ईर्ष्या करने लगते हैं। आपकी सफलता उन्हें उनकी अपनी कमियों की याद दिलाती है। ये बात तो है। जबकि एक पुराना दुश्मन जिसे आप काम पर रखते हैं वो ज्यादा वफादार साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद को साबित करना होता है। उसके पास आपसे कोई भावनात्मक उम्मीदें नहीं होती। और अगर दुश्मन ना हो तो किताब कहती है दुश्मन बनाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से लड़ाई करें। इसका एक रणनीतिक मतलब है। जैसे? माओ त्से तुंग का उदाहरण है। जब जापान ने चीन पर हमला किया तो माओ के असली दुश्मन नेशनलिस्ट थे। हाँ। लेकिन उन्होंने उस वक्त उनसे लड़ने के बजाय जापानी सेनाओं से लड़ने को प्राथमिकता दी। उन्होंने इस बड़ी लड़ाई को अपनी सेना के लिए एक ट्रेनिंग की तरह इस्तेमाल किया। एक ट्रेनिंग की तरह? हाँ। जब जापानी सेना हटी तो माओ की सेना पहले से कहीं ज्यादा अनुभवी और मजबूत हो चुकी थी और फिर उन्होंने आसानी से नेशनलिस्ट्स को हरा दिया। उन्होंने एक बाहरी दुश्मन का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने के लिए किया। ये समझ में आता है। तो अगर आप दोस्तों पर भरोसा नहीं कर सकते और दुश्मनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि आप अपने असली इरादे किसी को नहीं बता सकते। बिल्कुल। यहीं पर लॉ 3 कंसील योर इंटेंशंस सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि खुद को बचाने का एक तरीका बन जाता है। सही पकड़ा। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि शुरुआती कुछ नियम अपने चारों ओर एक भावनात्मक किला बनाने के बारे में है। हाँ। और अपने इरादे छुपाने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। किताब कहती है कि धोखा देने का सबसे अच्छा तरीका है ईमानदारी का दिखावा करना या लोगों को गलत रास्ते पर भेजना। अच्छा। 19वीं सदी के जर्मन राजनेता ऑटो वॉन बिस्मार्क का एक किस्सा है। वो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध चाहते थे, लेकिन उन्होंने संसद में युद्ध के खिलाफ एक भावुक भाषण दिया। उल्टा? हाँ। उन्होंने कहा, उस राजनेता पर हाय जो बिना किसी ठोस कारण के युद्ध शुरू करता है। ये तो कमाल की चाल है। उन्होंने वही कहा जो लोग सुनना चाहते थे। हाँ, और सब हैरान रह गए। उनके इस भाषण ने बाकी लोगों को कंफ्यूज कर दिया, जिससे उन्हें अपनी असली सैन्य योजना बनाने का वक्त मिल गया। लोगों को गलत जानकारी देकर और धुएं का पर्दा बनाकर आप उन्हें तब तक अंधेरे में रख सकते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। क्योंकि अगर लोग आपके असली इरादे नहीं जानते तो वो आपके खिलाफ तैयारी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सीधे रणनीति से हटकर किताब में बहुत सारे नियम दिमागी खेल और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बारे में है। हाँ, बहुत है। जैसे एक नियम है लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डमर देन योर मार्क। यानी अपने शिकार को फंसाने के लिए उससे कम अक्लमंद होने का नाटक करो। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सरल है। किसी को भी खुद से ज्यादा स्मार्ट इंसान पसंद नहीं होता, खासकर तब जब वो उन्हें बेवकूफ बना रहा हो। वाह, हाँ। अगर आप किसी को ये यकीन दिला दें कि वो आपसे ज्यादा होशियार है, तो उसका अहंकार उस पर हावी हो जाएगा और वो कभी शक नहीं करेगा कि आपके इरादे कुछ और हो सकते हैं। किताब में
अमेरिका के दो ठगों आर्नोल्ड और स्लैक की कहानी है। उन्होंने 1870 के दशक में देश के सबसे बड़े फाइनेंसर्स को यह कहकर बेवकूफ बनाया कि उन्हें एक विशाल हीरे की खदान मिली है, और सबने उन पर यकीन कर लिया। हाँ, क्योंकि वो बहुत सीधे और देहाती लग रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं कि दो अनपढ़ दिखने वाले लोग इतनी बड़ी साजिश रच सकते हैं। उन्होंने जानबूझकर खुद को मूर्ख दिखाया, हाँ, ताकि उनके शिकार का गार्ड डाउन हो जाए। लोगों ने उनकी सादगी पर नहीं बल्कि अपनी खुद की होशियारी पर दांव लगाया, ये सोचकर कि वो इन बेवकूफों से आसानी से फायदा उठा सकते हैं। और नतीजा उल्टा हुआ। हम ये आज भी ऑनलाइन स्कैम्स में देखते हैं। वो जो खराब ग्रामर वाली ईमेल आती हैं, वो शायद गलती नहीं होती। सही बात है। वो एक फिल्टर होती है ताकि सिर्फ सबसे ज्यादा भोले लोग ही जवाब दें। स्कैमर चाहता है कि वो कमजोर दिखे। बिल्कुल। अब एक दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं, जब आप खुद टारगेट पर हों या कोई आपको परेशान कर रहा हो। यहाँ किताब एक बहुत ही अजीब सलाह देती है। कौन सी? डिस्डेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, यानी जिस चीज को आप पा नहीं सकते या जो समस्या आपको परेशान कर रही है उसकी उपेक्षा करो। उसे नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा बदला है। ये पावर का एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है। कैसे? जब आप किसी छोटी मोटी समस्या या किसी ऐसे दुश्मन पर ध्यान देते हैं जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप अनजाने में उसे और बड़ा और महत्वपूर्ण बना देते हैं। मेक्सिको के बागी नेता पांचो विला का उदाहरण है। जब अमेरिकी सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए एक छोटी सी सेना भेजी, तो विला उन्हें चकमा देते रहे। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने गुस्से में और सेना भेज दी, फिर और। नतीजा ये हुआ कि दुनिया की नजर में अमेरिका की सेना बेवकूफ दिखने लगी और पांचो विला एक मामूली डाकू से एक लोकनायक बन गए। ये तो इंटरनेट के स्ट्रेस एंड इफेक्ट जैसा है। हाँ, जितना ज्यादा कोई किसी जानकारी को दबाने की कोशिश करता है, वो उतनी ही वायरल हो जाती है। ऐसा लगता है कि डिजिटल युग ने इस नियम को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। आपने एकदम सही पकड़ा। किसी चीज को नजरअंदाज करना ये दिखाता है कि वो आपके ध्यान के लायक भी नहीं है। इससे आप श्रेष्ठ दिखते हैं। हाँ, और ये आपके इमोशनल कंट्रोल को भी दिखाता है, जो पावर की एक बहुत बड़ी निशानी है। जो इंसान छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है, वो कभी ताकतवर नहीं माना जाता। तो हमने इमेज, रणनीति और दिमागी खेल की बात की। इन सब के एंड गेम क्या है? पावर हासिल करने के बाद उसे बनाए रखने की अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए? किताब का आखिरी नियम मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, क्योंकि वो लगभग आध्यात्मिक लगता है। लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। हाँ, यानी कोई एक रूप बात अपनाओ। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यही सबसे गहरा नियम है। पानी की तरह बनो। पानी की तरह? हाँ, जो किसी भी बर्तन में ढल जाता है लेकिन उसे तोड़ा नहीं जा सकता। जब आपकी कोई निश्चित योजना, पहचान या आकार होता है, तो दुश्मन आप पर आसानी से हमला कर सकता है, क्योंकि वो आपके पैटर्न को समझ सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप पानी की तरह तरल और गतिशील हैं, तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता। मतलब कोई तय योजना नहीं, हमेशा बदलते रहो। हाँ, प्राचीन स्पार्टा का उदाहरण देखिए। उन्होंने युद्ध के लिए कठोर, अनुशासित और बेहद मजबूत समाज बनाया। ये प्रणाली 300 सालों तक सफल रही। लेकिन जब दुनिया बदली, युद्ध के तरीके बदले, तो स्पार्टा खुद को बदल नहीं पाया और खत्म हो गया। वो अपने ही बनाए हुए रूप में कैद हो गया। दूसरी तरफ माओ की सेना गुरिल्ला युद्ध में कोई तय पैटर्न नहीं अपनाती थी। वे लगातार अपनी जगह और रणनीति बदलते रहते थे, जिससे बड़ी और शक्तिशाली नेशनलिस्ट सेना कंफ्यूज होकर बिखर गई। तो पावरफुल बने रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लगातार बदलते रहें और किसी भी एक पहचान, रणनीति या तरीके से न बंधें। बिल्कुल। तो द 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि शक्ति का खेल कितना जटिल और अक्सर क्रूर होता है। ये नियम हमें इतिहास के उन पन्नों को दिखाते हैं जिन्हें हम अक्सर देखना पसंद नहीं करते। सही बात है। तो इन सब के बाद हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये किताब एक खतरनाक मैनुअल है या एक जरूरी सर्वाइवल गाइड? मुझे लगता है कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन पढ़ रहा है और किस इरादे से। ये किताब दुनिया का वर्णन करती है कि वो कैसी है, ना कि उसे कैसा होना चाहिए। ये एक जरूरी फर्क है। इन नियमों को जानना एक तरह से खुद को दुनिया की कठोर सच्चाइयों के लिए तैयार करना है। ये आपको उन लोगों के इरादों को समझने में मदद करता है जो इन नियमों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। तो ये एक हथियार की तरह है। हाँ, इसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए भी हो सकता है और हमले के लिए भी। तो अंतिम विचार ये है कि इन नियमों को जानना आपको एक रणनीतिकार की नजर देता है। ये आपको पर्दे के पीछे देखने की क्षमता देता है। हाँ, और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिसे हर पढ़ने वाले को खुद से पूछना चाहिए। क्या इन नियमों को जानने के बाद दुनिया को उसी मासूमियत से देखना संभव है जैसे हम पहले देखते थे? और क्या इन्हें नजरअंदाज करना ज्यादा खतरनाक है या इन्हें अपनाना? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा।